पूर्व में जो वीडियो लेक्चर हमने किए हैं उसमें लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र की जो संकल्पना है उसके सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्ष को हमने जाना कि लोकतंत्र से आशय क्या है, उसके गुण दोष क्या हैं, उसके मूल सिद्धांत क्या हैं। उसके साथ ही हमने अधिनायक तंत्र से क्या आशय है और इस अधिनायक तंत्र के मूल विषय, मूल संकल्पना क्या है और इसके गुण दोष क्या हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अधिनायक तंत्र और लोकतंत्र में मूल रूप से अंतर क्या है, क्योंकि जब हम दोनों संकल्पनाओं का जब अध्ययन करते हैं तो हमें दोनों के पक्ष और विपक्ष, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों सामने आए। इसलिए आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे निष्कर्ष तौर पर कि लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र इनमें मूल अंतर क्या है। अर्थात कई बार कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि क्या अधिनायक तंत्र लोकतंत्र का विकल्प हो सकता है। इन सभी विषयों को हम आज गहनता के साथ समझने का प्रयास करते हैं। आइए पहले अधिनायक तंत्र और लोकतंत्र में मूल रूप से क्या अंतर है उसको समझने का प्रयास करते हैं। लोकतंत्र का जो अंतर की बात करें तो लोकतंत्र का आधार जनता की सहमति व उसकी इच्छा है। आप सभी जानते हो कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जन सहमति पर शासन का संचालन किया जाता है। अर्थात जनता अपने मत के आधार पर स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से शासन का संचालन करती है और नीतियों का क्रियान्वयन करती है। इसलिए कहीं ना कहीं लोकतंत्र में जन इच्छा सर्वोपरि है। लेकिन यदि हम दूसरे पक्ष अधिनायक तंत्र को देखें तो उसमें ये जन इच्छा का कोई ज़्यादा स्थान नहीं होता है। उसकी जगह पर शासक की जो शक्ति है वो महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। तो पहला अंतर यदि लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र में देखें तो वो ये है कि जहाँ लोकतंत्र जन सहमति पर आधारित एक शासन व्यवस्था है, वहीं अधिनायक तंत्र का जो आधार है वो शक्ति है। एक दूसरा अंतर है कि लोकतंत्र में व्यक्ति को साध्य माना जाता है और राज्य को साधन। साधन साध्य की बात करें तो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में व्यक्ति साध्य है। अर्थात राज्य या सरकार जो भी नीतियाँ बनाती है या जिन नीतियों का संचालन करती है उसके पीछे जो मूल भाव है उसका वो जन कल्याण है। इसीलिए लोकतंत्र में लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट की बात कही जाती है। उसका उद्देश्य ये है कि राज्य जो भी कार्य करेगा, जो भी नीतियाँ बनाएगा, वो नीतियाँ जनता के कल्याण से प्रेरित होंगी, ना कि स्व कल्याण से प्रेरित। तो इसका मूल भाव क्या हुआ कि लोकतंत्र में व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति का हित इंपॉर्टेंट है और व्यक्ति के हित के साथ सामाजिक हित समाहित हो ही जाता है। लेकिन वहीं अधिनायक तंत्र की बात करें तो वहाँ व्यक्ति एक साधन मात्र है, राज्य साध्य है। वहाँ राज्य को शक्तिशाली किया जाता है। इसलिए आपने देखा हो हिटलर ने कहा था कि नथिंग आउटसाइड द स्टेट, नथिंग अगेंस्ट द स्टेट, एवरीथिंग विद इन द स्टेट। कुछ भी राज्य के बाहर नहीं है, कुछ भी राज्य के विरुद्ध नहीं है, सब कुछ राज्य के अंदर है। अर्थात वहाँ अधिनायक तंत्र में राज्य को साध्य माना जाता है और व्यक्ति केवल उसका एक साधन माना जाता है। एक अंतर और देखा जाता है दोनों संकल्पनाओं में, वो है कि लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व इन तीन विचारधाराओं पर आधारित है। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो कि आपने देखा होगा फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई थी उसका भी यही नारा था, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। वहीं अधिनायक तंत्र में दूसरी बात देखी जाती है, वहाँ अनुशासन, आज्ञा पालन और दमन पर आधारित होती है। क्योंकि अधिनायक अपनी नीतियों को लागू करने के लिए, अपनी मनोइच्छाओं को लागू करने के लिए, अपने मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए वो उस राज्य के अंदर अनुशासन को महत्व देता है, आज्ञा पालन को महत्व देता है। और जो लोग उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो दमन उसका मेन जो कार्य होता है। दमन के द्वारा वो भय पैदा करके वो समाज में या राज्य में लोगों को अपनी आज्ञा का पालन करने के लिए उनको मजबूर करता है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं देखा गया है। वहाँ स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये महत्वपूर्ण विषय देखे गए हैं। एक चौथा अंतर देखा गया है, वो है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है और विरोधी दलों के अस्तित्व को भी स्वीकार किया जाता है। जबकि अधिनायक तंत्र में एक दल का शासन होता है और विरोध और विरोधी दलों के लिए कोई स्थान नहीं होता। क्योंकि आप जानते हो कि प्रजातंत्र की आत्मा राजनीतिक दलों में समाहित होती है। यदि प्रजातंत्र को या लोकतंत्र को वास्तविक रूप से यदि उसको प्राप्त करना है तो पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल एक अहम अंग होता है।
क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो विरोध के रूप में हो, चाहे वो सत्ताधारी दल के रूप में हो, इसका मूल कार्य है जनता को अवेयर करना, जनता को जागरूक करना, राजनीतिक रूप से जागरूक करना, ये उसका मेन काम होता है। लेकिन इन सारी चीज़ों का अधिनायक तंत्र में कोई स्थान नहीं होता है। एक और अंतर देखा गया है कि लोकतंत्र में कानून का शासन होता है, रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब आप जानते हो कि लोकतंत्र में किसी व्यक्ति विशेष का, किसी वर्ग विशेष का शासन ना होकर कानून का शासन होता है, अर्थात कानून की निगाह में सभी व्यक्ति समान होते हैं और सभी को कानून का समान संरक्षण होता है, इक्वलिटी ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। लेकिन अधिनायक तंत्र में कानून का शासन नहीं होता, वहाँ एक व्यक्ति का शासन होता है, उसकी स्वेच्छाचारिता का शासन होता है, उसकी मनमानी। इसलिए कहते हैं कि अधिनायक तंत्र में मनमानी पूर्वक शासन होता है, उसमें कानून की बात न होकर शासक की इच्छा ही सर्वोपरि मानी गई। एक अंतर ये भी देखा गया है कि लोकतंत्र में प्रचार के माध्यमों का प्रयोग इस तरह से किया जाता है कि जनता को सार्वजनिक विषयों पर समाचार मिलते रहें। उसका परिणाम ये होगा कि नागरिक विवेकपूर्ण निर्णय ले सके। स्वतंत्र प्रेस का लेकिन आप जानते हो कि अधिनायक तंत्र में इसका कोई स्थान नहीं होता। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि अधिनायक तंत्र में प्रचार माध्यमों का प्रयोग सत्तारूढ़ दल व उसके नेता के विचारों के लिए किया जाता है। आपने देखा कि लोकतंत्र में जो मीडिया है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो बात कही जाती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात, ये महत्वपूर्ण विषय देखा गया है, क्योंकि जनता को अपने विचारों को प्रकट करने की पूरी छूट होती है। उसके पीछे भाव ये है कि जनता जब अपने विचारों को प्रकट करती है, अपने विचारों के माध्यम से, जब समाचारों के माध्यम से जब विचार सामने आते हैं, तो शासक दल को ये पता लगता है कि जनता की इच्छा क्या है, जनता का हित किस में है, और उसके अनुरूप वो कानून व्यवस्था और नियमों का निर्माण करती है। लेकिन अधिनायक तंत्र में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ मीडिया का एग्जिस्टेंस जो होता है उसके पीछे मूल भाव यही है कि मीडिया केवल एक स्पोक्समैन के रूप में काम करता है। अधिनायक क्या एक स्पोक्समैन के रूप में काम करता है। अधिनायक क्या चाहता है, उसकी नीतियाँ क्या हैं, उनको ही वो हाईलाइट करता है, ना कि जनता के हितों की बात की जाती है। इसलिए स्वतंत्र प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिनायक तंत्र में कहीं कोई स्थान नहीं होता है। ये स्वतंत्र प्रेस और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता अधिनायक तंत्र में बिल्कुल नहीं पाई जाती। ये जो कार्य हैं, जो स्वतंत्र प्रेस है, वो अधिनायक तंत्र में केवल अधिनायक की नीतियों और उसके प्रचार के प्रयोग में लाने का कार्य किया जाता है। एक और अंतर देखा गया है कि लोकतंत्र में सरकार उत्तरदायी होती है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जबकि अधिनायक तंत्र में सरकार उत्तरदायी नहीं होती है। अर्थात जो अकाउंटेबिलिटी की जो बात कही जाती है, जो उत्तरदायी शासन की बात कही जाती है, वो लोकतंत्र का एक आधारभूत लक्षण देखा गया है। उत्तरदायी शासन का मतलब ये है कि शासन या शासक अपनी नीतियों, अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी है। अर्थात जिन उद्देश्यों के लिए जनता ने उनको निर्वाचित करके भेजा है, उन उद्देश्यों की पूर्ति वो कर रही है, वो शासन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये महत्वपूर्ण विषय है। यदि वो जनता के कल्याण के हित में कार्य नहीं कर रहा है तो निश्चित तौर पर उसके दूरगामी प्रभाव अगले चुनावों में उस पर पड़ सकते हैं। इसलिए अपने कार्यों के लिए, अपनी नीतियों के लिए सरकार लोकतंत्र में जनता के प्रति पूरी तरह से उत्तरदायी होती है, और यदि वो इस कार्यों को करने में सफल नहीं होती है, वो सरकार अपदस्थ हो जाती है। आगे आने वाले चुनावों में उस सरकार को जनता मत नहीं देती है और दूसरे सरकार, दूसरे लोगों को, दूसरे प्रतिनिधियों को वो चुन करके और शासन में भेजती है। जबकि अधिनायक तंत्र में जो शासन व्यवस्था है वो उत्तरदायी नहीं होती। अधिनायक स्वयं अपने लिए उत्तरदायी होता है, जनता के प्रति उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं होता, क्योंकि अधिनायक तंत्र में अधिनायक की स्वयं की इच्छा वही सर्वोपरि होती है, जैसा कि चर्चा मैंने अभी आपको पूर्व के लेक्चर में कही थी। एक चीज़ और देखा गया है कि लोकतांत्रिक सरकार लचीली व्यवस्था होती है, उसे परिस्थिति के अनुसार बदला जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि तमाम जितने भी संविधान लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हैं, उन अनेक समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। संशोधन के जो प्रावधान लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं के संविधानों में जो दिए जाते हैं, उसके पीछे भाव ये है कि बदलते परिवेश के आधार पर शासन अपनी नीतियों को परिवर्तित करते रहे, जिससे कि जनता की जो समस्याएं हैं, जनता के कल्याण की जो बातें हैं, उनकी पूर्ति की जा सके। इसलिए कहा गया है कि लोकतांत्रिक सरकार एक नमनीय
या लचीली या फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट होती है, फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है। वहीं अधिनायक तंत्र में ये बातें नहीं पाई जाती। अधिनायक तंत्र में जो शासन व्यवस्था है वो अनमनीय, कठोर होती है, अर्थात उसमें आसानी से परिवर्तन नहीं होते। उसमें शासक या तानाशाह की खुद की इच्छा से ही परिवर्तन किए जा सकते हैं। तानाशाही व्यवस्था में शासन को अवसर के अनुकूल बनाने की कोई संस्थागत व्यवस्था नहीं होती है। तो इस आधार पर आप समझ पाए होंगे कि यदि हम लोकतंत्र की चर्चा करें और अधिनायक तंत्र की चर्चा करें तो लोकतंत्र में अनेक ऐसी अच्छाइयाँ पाई जाती हैं जो कहीं ना कहीं व्यक्ति, समाज, इसके हित को सामने लेके जाए। सार्वजनिक हित, सार्वजनिक कल्याण उसका अहम विषय होता है। और अधिनायक तंत्र में अधिनायक की स्वयं की, निरंकुश या तानाशाह की स्वयं की जो इच्छाएँ वो सर्वोपरि होती हैं। जहाँ लोकतंत्र में रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, कानून का शासन इंपॉर्टेंट होता है, किसी व्यक्ति विशेष की इच्छाएं या उसका शासन इंपॉर्टेंट नहीं होता। वहाँ पर कानून के शासन से आशय, जैसे मैंने बताया आपको, कि कानून सबको समान दृष्टि से देखेगा, इक्वलिटी ऑफ लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और कानून सबका समान संरक्षण करेगा, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन ये सारी बातें अधिनायक तंत्र में हमें नहीं पाई जाती। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या अधिनायक तंत्र लोकतंत्र का विकल्प हो सकता है? क्योंकि हमने ये लोकतंत्र की अच्छाइयाँ आपको बता दी, उसके दोष भी अपन ने पहले लेक्चर में अध्ययन किया था उनका। लेकिन दोषों की चर्चा करें और अधिनायक तंत्र के गुणों की चर्चा करें तो कई आलोचक ये प्रश्न उठाते हैं कि क्या अधिनायक तंत्र लोकतंत्र का विकल्प हो सकता है? कैन डिक्टेटरशिप बी एन ऑल्टरनेटिव ऑफ डेमोक्रेसी? तो लोकतंत्रीय व्यवस्था में आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक विकास धीमी गति से होता है। ये इस बात से हम सभी अवगत हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जो भी नीतियाँ बनती हैं वो जनता की सहमति होती है। जनता की सहमति के बाद उसमें विचार विमर्श होते हैं, विधानमंडल में उसका लंबे डिस्कशंस होते हैं, उसमें विरोध, आरोप प्रत्यारोप और उसके तमाम प्रोसेस के लंबे प्रोसेस के बाद वो फिर राज्य के प्रमुख के पास जाता है, उसके बाद उसका हस्ताक्षर होते हैं, फिर वो कानून बनता है, फिर उसका एग्जीक्यूशन की प्रक्रिया, उसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया बड़ी लंबी होती है। इसलिए कहा गया है कि लोकतंत्रीय व्यवस्था में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास की गति बहुत धीमी गति से होती है। जन कल्याण के कार्य तेजी से नहीं चल पाते, क्योंकि इस व्यवस्था में विकास और सामाजिक कल्याण का कार्यक्रम जन सहमति पर आधारित होता है। लोकतंत्र में ना राष्ट्रीय एकता होती है, ना ही अनुशासन होता है, लापरवाही होती है, रेड टेपिज्म होता है, लाल फीताशाही होती है। हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता की आड़ में मनमानी करने लगता है। सरकारें आए दिन बदलती रहती हैं और सरकारों की अस्थिरता के कारण नीति संबंधी भी अनिश्चितता बनी रहती है। लोकतंत्र में जनता के धन का अपव्यय भी होता है और प्रशासन में भ्रष्टाचार पनपता है। ऐसी स्थिति में ही कहा गया है, कुछ आलोचक ये कहने लगे कि क्या अधिनायक तंत्र को लोकतंत्र का विकल्प बना सकते हैं, किंतु ये सारी सतही कमियां हैं। अगर हम गहराई से मंथन करेंगे तो ये कमियां जनता यदि अवेयर ऑफ हो जाए, जनता यदि जागरूक हो जाए तो ये कमियां समाप्त हो जाती हैं। यदि व्यवहार में देखें तो अधिनायक तंत्र लोकतंत्र का विकल्प कभी हो ही नहीं सकता। उसके पीछे कुछ तथ्य मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। जैसे कि लोकतंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं और मौलिक अधिकारों की व्यवस्था रहती है। जितने भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं हैं उनमें जो संविधान है, उन संविधान में पृथक से नागरिकों को, वहाँ के देशवासियों को मूल अधिकार, मौलिक स्वतंत्रताएं ये सारी प्रदान होती हैं, जो चीज़ें अधिनायक तंत्र में नहीं पाई जाती हैं। संविधान में इन अधिकारों की या स्वतंत्रता की उपलब्धता इस बात को सुनिश्चित करती है कि यदि शासन या शासक उन अधिकारों का उल्लंघन करता है अनैतिक रूप से, अवैधानिक रूप से, तो व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा भी शासन व्यवस्था को रोका जा सकता है ऐसे कार्यों को करने से, और अंतिम रूप से जनता के अधिकारों की रक्षा गारंटीड हो जाती है। अधिनायक तंत्र में वहीं दूसरी ओर अधिनायक तंत्र में ना तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्यवस्था रहती है, ना ही समानता के सिद्धांत का अनुसरण होता है। दूसरी ओर लोकतंत्र में सरकार जन इच्छा के अनुरूप चलती है, जबकि अधिनायक तंत्र में स्वेच्छाचारी शासन होता है। लोकतंत्र में विकास व सामाजिक कल्याण का कार्यक्रम जन सहमति पर आधारित होता है और जन सहमति के ठोस आधार पर टिका होने के कारण लोकतांत्रिक विकास सही दिशा में होता है, जबकि
तानाशाही में कई बार विकास के मार्गों का निर्धारण सही दिशा में नहीं हो पाता। अधिनायक तंत्र में राष्ट्रीय एकता और अनुशासन ऊपर से आरोपित रहता है, जबकि लोकतंत्र में आत्म अनुशासन की व्यवस्था रहती है। लोकतंत्र के नियमों में यदि हम देखें, लोकतंत्र में नियमों के अनुसार शासन होता है, रूल ऑफ लॉ होता है, जब अधिनायक तंत्र में कार्य दक्षता और पहल करने की शक्ति का दमन होता है। लोकतांत्रिक सरकार हर परिस्थिति के अनुसार ढाली या बदली जा सकती है, संशोधन की व्यवस्थाएं होती हैं, जबकि विषम परिस्थितियों में तानाशाही व्यवस्थाएं लड़खड़ा जाती हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही जनता को सामाजिक आर्थिक न्याय उपलब्ध हो सकता है। अतः अंतिम रूप से हम निष्कर्ष में यह कह सकते हैं कि अधिनायक तंत्र लोकतंत्र का विकल्प नहीं हो सकता। किसी ने कहा भी है कि स्वतंत्र रहना सदैव किसी के अधीन रहने से अच्छा है, इसलिए लोकतंत्र अधिनायक तंत्र से अच्छा है। कार्ल जे फ्रेडरिक ने लिखा भी है कि वैधानिक अधिनायकवाद ऊपर से विरोधाभास होते हुए भी वैधानिकता की अंतिम कसौटी है, क्योंकि जो सरकार संकटकालीन अवस्था का ठीक से सामना नहीं कर सकती है उसका अंत निश्चित है। हालांकि आजकल सभी संविधानों में अधिनायकवाद के कुछ तत्व विद्यमान रहते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें, भारत के संविधान द्वारा राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352 से 360 तक के जो इमरजेंसी पावर्स दी गई हैं, जो अधिकार प्रदान किए गए हैं, वो उसे संकट काल में तानाशाह बना सकते हैं। वहीं वर्तमान में ब्रिटिश कैबिनेट की शक्तियों में इतनी अधिक वृद्धि हो गई है कि रैमजे म्योर ने तो उसको यहाँ तक कह दिया है कि ये वहाँ पर मंत्रिमंडलीय तानाशाही है। फ्रांस के पंचम गणतंत्र के राष्ट्रपति को इतनी अधिक शक्तियाँ संविधान देता है कि वह किसी अधिनायक से कम नहीं रह गया है। इसी प्रकार यदि हम चीन की तरफ देखें तो चीन के संविधान में भी अधिनायकवाद के तत्व जैसे एक दल का शासन, पॉलिट ब्यूरो की वास्तविक शक्तियाँ इत्यादि हैं। अतः यह कहना उचित है कि सभी संस्थानों में अधिनायकवाद के कुछ तत्व विद्यमान रहते हैं, फिर भी अधिनायक तंत्र लोकतंत्र का विकल्प अंतिम रूप से नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के स्वतंत्र अवसर केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही परिलक्षित होते हैं। वहीं लोगों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय की प्राप्ति विशुद्ध रूप से हो सकती है। आशा है आपको इन वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से लोकतंत्र एवं अधिनायक तंत्र की संकल्पना से संबंधित विविध आयाम स्पष्ट हुए होंगे।